दोस्तों स्वागत है आपके आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में। आज हम पॉलिटिकल साइंस के एक ऐसे सब्जेक्ट को कवर करने जा रहे हैं जो न सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है बल्कि दुनिया के पावर स्ट्रक्चर को समझने के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका टॉपिक है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इस वीडियो में हम 4 बड़े देश यानी 4 सुपर पावर देश यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम को कंपैरेटिव एनालाइज करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम और काम करती है और यूएसए में सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, स्विट्ज़रलैंड की डायरेक्ट डेमोक्रेसी मॉडल कितना अनोखा है और चाइना का वन पार्टी सिस्टम कैसे चलता है। मैंने पिछले 5 से 10 सालों के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके कुछ ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन निकाले हैं जो हर साल एग्ज़ाम में घूम फिर कर आते हैं। तो अगर आप कम समय में बेहतर मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है तुलनात्मक राजनीति को परिभाषित कीजिए। ये आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो क्या है तुलनात्मक राजनीति? तुलनात्मक राजनीति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियों, संस्थाओं, प्रक्रियाओं और व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। एडवर्ड फ्रीमेन के अनुसार तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संस्थाओं और सरकारों के विभिन्न प्रकारों का एक तुलनात्मक विश्लेषण है। इसका उद्देश्य राजनीतिक घटनाओं में समस्या, समानताओं और विभिन्नताओं को खोजना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। ये आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, फिर आपके दूसरा आएंगे शॉर्ट फिर लॉन्ग, मैंने सीक्वेंस में लगाए हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति की विवेचना कीजिए। तो तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक। यह केवल संस्थाओं के कानूनी ढांचे को नहीं बल्कि वास्तविक राजनीति व्यवहार का भी अध्ययन करती है। यह एक मूल्य मुक्त वैल्यू फ्री अध्ययन की ओर अग्रसर है जिसमें राजनीति को एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। क्या जो राजनीति है, जो तुलनात्मक राजनीति को क्या इसमें एक राजनीति को गतिशील प्रक्रिया यानी गतिशील प्रोसेस में देखा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। तुलनात्मक शासन और राजनीति के अध्ययन की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। इसका अध्ययन हमें अन्य देशों की शासन व्यवस्था को समझने में मदद करता है। यह राजनीति में सामान्य सिद्धांतों के निर्माण में सहायक और हमारे अपने देश के व्यवस्था को सुधारने के लिए विकल्प प्रदान करता है। क्या जो तुलनात्मक शासन है और राजनीति के जो अध्ययन की उपयोगिता है, यह हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था यानी व्यवस्था को सुधारने के लिए विकल्प का प्रदान करता है, यानी विकल्प एक ऑप्शन देता है। इसे राजनीतिक व्यवहार के पीछे के सामाजिक और आर्थिक कारणों का ज्ञान होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। विधि यानी विधि का शासन रूल ऑफ लॉ क्या है? तो A.V. डायसी द्वारा प्रतिपादित विधि का शासन का अर्थ है कि कानून सर्वोपरि है, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं और सभी नागरिक चाहें उनका पद कुछ भी हो सामान्य न्यायालयों और सामान्य कानूनों के अधीन है। यह मनमानी शक्ति के अभाव और समानता की स्थापना पर जोर देता है। अगला प्रश्न नंबर 5 है राजा और राजमुकुट क्राउन में अंतर समझाइए, यानी किंग और क्राउन में क्या अंतर होता है, डिफरेंस समझाने। तो राजा एक व्यक्ति है जबकि राजमुकुट एक संस्था है। राजा नवसर है, वह आता जाता रहता है लेकिन राजमुकुट अमर रहता है। राजा के पास अब केवल औपचारिक शक्तियां हैं जबकि राजमुकुट शासन की शक्तियों का प्रतीक है जिसका प्रयोग कैबिनेट और संसद करती है। राजा मर जाता है, राजमुकुट जीवित रहते हैं, इसी अंतर को दर्शाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। इसमें क्या है? अमेरिकी संविधान की प्रमुख विशेषता बताइए। तो अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है? तो सबसे पहले तो लिखित में सबसे पुराना संविधान है। अमेरिका संविधान विश्व का सबसे लिखित और संक्षिप्त संविधान है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में संघीय प्रणाली,
संघीय शासन प्रणाली, शक्तियों का पृथक्करण, नियंत्रण और संतुलन, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन और शामिल हैं। यानी जुडिशियल रिव्यू, चेक एंड बैलेंसेस, बिल ऑफ राइट्स, सेपरेशन ऑफ पावर, ये क्या है, अमेरिका के जो संविधान में शामिल हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, अमेरिकी सीनेट पर एक लेख लिखिए। अमेरिका के जो सीनेट है उस पर एक लेख लिखना है। तो अमेरिकी सीनेट कांग्रेस का उच्च सदन है। इसे विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन माना जाता है। इसमें प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधित्व कुल 100 भेजे जाते हैं। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। नियुक्तियों की पुष्टि और संधियों के अनुमोदन में इसकी मुख्य भूमिका अत्यंत प्रभावी मानी जाती है या बनाती है। चीनी संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? जो चीन का संविधान है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है? वर्तमान चीनी संविधान 1982 एक समाजवादी राज्य की स्थापना करता है। इसकी विशेषताओं में वह साम्यवादी दल का नेतृत्व, लोकतांत्रिक केंद्रवाद, एकात्मक शासन प्रणाली और नागरिकों के मौलिक अधिकार व कर्तव्य शामिल हैं। यहाँ सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के सिद्धांत को अपनाया गया है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या है? तो प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट प्रजातंत्र यानी क्या है? तो यह प्रत्यक्ष प्रजातंत्र वह व्यवस्था है जिसमें नागरिक बिना किसी प्रतिनिधि के स्वयं शासन कार्य और कानून निर्माण में भाग लेते हैं। इसमें जनमत संग्रह, आरंभक और वापस बुलाने जैसे उपकरणों का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में यह मुख्य रूप से स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में पाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 क्या है? स्विस संविधान की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो स्विट्जरलैंड का जो संविधान एक अनोखा मेल है। इसकी विशेषता में प्रत्यक्ष लोकतंत्र, बहुल कार्यपालिका, 7 संसदों की संघीय परिषद, स्थायी तटस्थता और कठोर संघीय प्रणाली शामिल है। यहाँ नागरिक कानून निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। अगला सेक्शन बी में जो है आपके 150 वर्ड के क्वेश्चन है जो कि आपके 22 नंबर या 15 नंबर या 7.5 नंबर में पूछे जा सकते हैं। और मतलब यूनिवर्सिटी के हिसाब से अलग अलग नंबर निर्धारित रहते हैं। तो हमारी यूनिवर्सिटी में CCSU में तो इससे 7 नंबर का पूछेगा और यूनिवर्सिटी में मुझे पता नहीं है कितने 22 का ही पूछ सकता है या 15 का भी पूछ सकता है। तो आप तैयार करके चले जाना। तो ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ब्रिटिश संविधान विश्व का एकमात्र अलिखित और विकसित संविधान है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अलिखित और विकसित। ब्रिटिश संविधान किसी एक संविधान सभा द्वारा नहीं बनाया गया, बल्कि यह सदस्यों के रीति रिवाजों, परंपराओं और संविधियों स्टैट्यूट का परिणाम है। लचीलापन। यह दुनिया का सबसे लचीला संविधान है। यहाँ साधारण कानून और संवैधानिक कानून के बीच कोई अंतर नहीं। संसद साधारणतः बहुमत से किसी भी कानून को बदल सकती है। अगला है संसदीय संप्रभुता। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। यहाँ वह किसी भी विषय पर कानून बना सकती है जिसे कोई भी न्यायालय चुनौती नहीं दे सकता। संवैधानिक राजतंत्र। ब्रिटेन में राजतंत्र और लोकतंत्र का समन्वय है, जहाँ राजा राज्य का औपचारिक प्रमुख है, लेकिन वास्तविक शक्तियाँ जनता द्वारा चुनी गई संसद और कैबिनेट के पास होती हैं। विधि का शासन। यहाँ कानून के समक्ष सभी समान हैं। शासन का संचालन व्यक्ति की इच्छाओं से नहीं, बल्कि स्थापित कानूनों के अनुसार होता है। अगला क्या विशेषता है? अगली विशेषता है एकात्मक शासन। ब्रिटेन में सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार लंदन में निहित हैं। हालांकि अब स्कॉटलैंड और वेल्स को कुछ शक्तियाँ हस्तांतरित की गई हैं। अंत में ब्रिटिश संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो समय के साथ स्वयं को बदलता रहता है। अगला प्रश्न है इस सेक्शन सी का प्रश्न है। ये आपका 22 नंबर या 30 नंबर में पूछा जाता है। ब्रिटेन प्रधानमंत्री के कार्यों की विवेचना कीजिए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था का वास्तविक प्रमुख होता है। उनके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। मंत्रिमंडल का निर्माण। प्रधानमंत्री
मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राजा को परामर्श देता है और विभागों का बंटवारा करता है। मंत्रिमंडल की अध्यक्षता वे मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करते हैं। अगली विशेषता है क्या? संसद का नेता प्रधानमंत्री सदन के नेता के रूप में कार्य करते हैं, प्रमुख नीतियों की घोषणा करते हैं और विपक्षी हमलों से सरकार का बचाव करते हैं। राजा और मंत्रिमंडल के बीच कड़ी के वे राजा को मंत्रिमंडल के निर्णय से अवगत कराते हैं। नियुक्तियां और सम्मान महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न सम्मानों जैसे उपलब्धियां का वितरण उनके परामर्श पर ही होता है। आपातकालीन शक्तियां तो युद्ध या संकट के समय प्रधानमंत्री का निर्णय ही अंतिम निर्णय और निर्णायक होता है। प्रश्न नंबर 2 है अमेरिकी सीनेट विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीयक सदन है। इस कथन की विवेचना कीजिए। विश्व के अधिकांश देशों में उच्च सदन जैसे ब्रिटेन का हाउस ऑफ लॉर्ड्स कमज़ोर होते हैं, लेकिन अमेरिकी सीनेट अत्यंत शक्तिशाली है। इसकी शक्ति के प्रमुख कारण हैं विशिष्ट विधायी शक्तियाँ। सीनेट की सहमति के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। नियुक्तियों की पुष्टि राष्ट्रपति द्वारा दी गई महत्वपूर्ण नियुक्तियों जैसे न्यायाधीश राजदूत के लिए सीनेट की स्वीकृति अनिवार्य है। संधियों का अनुमोदन राष्ट्रपति द्वारा अन्य देशों के साथ की गई संधियों को सीनेट के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। महाभियोग की जांच राष्ट्रपति या अन्य अधिकारियों पर लगाए गए महाभियोग की सुनवाई और निर्णय सीनेट करनी होती है। मतलब जो महाभियोग की सुनवाई हो और महाभियोग की सुनवाई का जो निर्णय होता है वह किसके पास होता है? तो अमेरिका के जो सदन है सीनेट उसके पास होता है। स्थायी सदन यह कभी भंग नहीं होता जो इसे निरंतर और स्थिरता प्रदान करता है या करती है। अगला प्रश्न नंबर 3 है अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का एक लेख लिखिए। तो अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय वहाँ की न्यायिक प्रणाली के शिखर पर स्थित है। इसकी स्थापना संविधान के रक्षक के रूप में की गई है। संरचना क्या है? इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 8 अन्य न्यायाधीश होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति सीनेट की सलाह पर करता है। न्यायिक पुनरावलोकन ज्युडिशियल रिव्यू यह न्यायालय की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। इसके तहत न्यायालय कांग्रेस द्वारा पारित किसी भी ऐसे कानून को अवैध घोषित कर सकता है जो संविधान के विरुद्ध हो। अगला बिंदु क्या है? अधिकार क्षेत्र। इसके पास प्रारंभिक और अपीलीय दोनों प्रकार के अधिकार क्षेत्र हैं। राज्यों के बीच विवाद या राजदूतों से जुड़े मामले सीधे यहाँ आते हैं। संविधान का व्याख्याकार संविधान की भाषा को अंतिम रूप से स्पष्ट करने की शक्ति इसी के पास है, इसलिए इसे तृतीय सदन भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर है। विवेचना कीजिए। स्विट्जरलैंड को विश्व में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतिम गण के रूप में माना जाता है क्योंकि यहाँ जनता शासन में सीधे भाग लेती है। इसके मुख्य आधार स्तंभ हैं लोक निर्णय। संसद द्वारा पारित किसी भी कानून पर जनता की अंतिम राय ली जा सकती है। यदि 50,000 नागरिक मांग करें तो उस कानून का मतदान होता है। आरंभक यहाँ के नागरिक स्वयं संविधान में संशोधन का प्रस्ताव रख सकते हैं। इसके लिए 1 लाख नागरिकों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। लैंड्स जी माइंडे कुछ छोटे कैंटों में आज भी जनता एक स्थान पर एकत्रित होकर उठाकर कानून बनाती है और अपने बजट को मंजूरी देती है। वापस बुलाना। कुछ क्षेत्रों में जनता को अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को कार्यकाल समाप्त होने से पहले वापस बुलाने का अधिकार है। स्विट्जरलैंड के संविधान में ये अधिकार हैं, इसलिए वहाँ की जो आर्थिक यानी लोकतंत्र है वह मजबूत है। अगला सेक्शन का प्रश्न नंबर 1 तुलनात्मक प्रकृति या तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति क्या है? नेचर स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स।
तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति विश्लेषणात्मक और वैज्ञानिक है। यह केवल सरकारों के कानून ढांचे का ही नहीं बल्कि गैर राजनीतिक कारकों जैसे समाज अर्थशास्त्र का भी अध्ययन करती है। इसका क्षेत्र राजनीति संस्थाओं, प्रक्रियाओं और व्यवहार की तुलना करना है ताकि राजनीति के सामान्य नियम बनाए जा सकें। अगला है ब्रिटिश राजमुकुट। ब्रिटिश क्राउन क्या है? तो ब्रिटिश राजमुकुट ब्रिटेन में शासन की सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक है। यह एक संस्था है जिसमें राजा, कैबिनेट और संसद शामिल होते हैं। राजा व्यक्ति के रूप में नवसर है, लेकिन राजमुकुट एक निरंतर चलने वाली कानूनी इकाई है। शासन की सभी शक्तियाँ इसी के नाम पर प्रयोग की जाती हैं। अगला प्रश्न है 1 का सी, शक्ति पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर। मोंटेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत का अर्थ है कि सरकार के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य और शक्तियां अलग अलग होनी चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य सत्ता के केंद्रीकरण को रोकना और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करना। अमेरिका का संविधान इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अगला है प्रश्न 1 का डी, माओवाद क्या है? तो माओ जेडोग के राजनीतिक विचारों का संग्रह है जो मार्क्सवाद लेनिनवाद का चीनी संस्करण है। यह औद्योगिक श्रमिकों के बजाय किसानों की क्रांतिकारी भूमिका पर जोर देता है। यह निरंतर क्रांति और गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से सत्ता परिवर्तन और समाजवादी राज्य की स्थापना में विश्वास रखता है। अगला है प्रश्न 1 का ई, तो 1 का यह जनमत संग्रह क्या है? जनमत संग्रह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक उदाहरण है जिसके माध्यम से किसी कानून या नीति पर सीधे जनता की राय ली जाती है। यदि जनता बहुमत से उसे स्वीकार करती है तभी वह लागू होता है और यह स्विट्जरलैंड की राजनीतिक प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता है। प्रश्न नंबर 2 का बी, पूंजीवाद के मुख्य तत्वों का वर्णन कीजिए। पूंजीवाद एक आर्थिक और सामाजिक प्रणाली है जिसके मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं। तो पहला तत्व क्या है? निजी संपत्ति। इसमें उत्पादन के साधनों, भूमि, कारखानों पर निजी स्वामित्व होता है। लाभ का उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों का मुख्य प्रेरक तत्व अधिकतम लाभ कमाना होता है। मुक्ति बाजार, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बाजार में मांग और आपूर्ति के आधार पर तय होती हैं जिसमें सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम होता है। प्रतियोगिता, बाजार में विभिन्न उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है जिससे गुणवत्ता में सुधार और कीमतों में कमी आती है। उपभोक्ता संप्रभुता, उपभोक्ता अपनी पसंद के अनुसार वस्तुएं खरीदने के लिए स्वतंत्र होता है। पूंजीवाद व्यक्ति स्वतंत्र और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, लेकिन यह समाज में आर्थिक असमानता भी पैदा करता है। प्रश्न नंबर 2 का सी, उदार लोकतंत्र के मुख्य सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। लिबरेरल डेमोक्रेसी व्यक्तित्व स्वतंत्रता और कानून के शासन पर आधारित इसके मुख्य सिद्धांत हैं। बहुदलीय प्रणाली, जनता के पास चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच चयन करने का विकल्प होता है। वयस्क मताधिकार, एक निश्चित आयु के सभी नागरिकों को बिना भेदभाव के वोट देने का अधिकार होता है। स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका का निष्पक्ष और स्वतंत्र होना अनिवार्य है। नागरिक स्वतंत्रताएं कैसी हैं? नागरिकों को भाषा, अभिव्यक्ति, सभा करने और धर्म की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। सीमित समिति सरकार, सरकार की शक्तियां संविधान द्वारा सीमित होती हैं ताकि वह निरंकुश न हो सके। यह प्रणाली बहुमत के शासन और अल्पसंख्यकों के आधार के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 का एफ, ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता, सुपरमेसी ऑफ ब्रिटेन पार्लियामेंट।
ब्रिटेन में संसद की संप्रभुता का सिद्धांत संवैधानिक कानून है, कानून का अधिकार है। इसका अर्थ है कानून बनाने की असीमित शक्ति। ब्रिटिश संसद की किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, पुराने कानून को बदल सकती है या समाप्त कर सकती है। न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव। अमेरिका या भारत के विपरीत ब्रिटेन के न्यायालय संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकते। कोई उच्च शक्ति नहीं। ब्रिटेन में कोई भी संस्था राजा या न्यायालय संसद के ऊपर नहीं। जैसे कि डी लॉम ने कहा, ब्रिटिश संसद एक स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है। हालांकि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संधियों और जनमत के कारण व्यवहार में कुछ सीमाएं आ गई हैं, फिर भी कानूनी रूप से यह सर्वोच्च है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 का ए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की स्थिति और शक्तियों का वर्णन कीजिए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री शासन प्रणाली का केंद्र बिंदु होता है। लॉर्ड मार्लो ने प्रधानमंत्री को समानों में प्रथम कहा, यानी प्रीमस इंटर फ्रेस कहा था, लेकिन आज की शक्तियों को देखते हुए उन्हें शासन का अधिनायक भी कहा जा सकता है। प्रमुख शक्तियां और कार्य। मंत्रिमंडल का निर्माण और नेतृत्व। प्रधानमंत्री अपने विवेक से मंत्रियों का चयन करते हैं और राजा को उनकी नियुक्ति की सिफारिश करते हैं। वे विभागों का आवंटन करते हैं, किसी भी मंत्री का त्यागपत्र मांग सकते हैं। संसद का नेता। प्रधानमंत्री सदन के नेता के रूप में कार्य करते हैं। वे सरकारी नीतियों की घोषणा करते हैं, महत्वपूर्ण विधेयकों को प्रस्तुत करते हैं, राजा को संसद भंग करने की सलाह दे सकते हैं। नीति निर्धारण। देश के आंतरिक और बाह्य नीतियों का मुख्य ढांचा प्रधानमंत्री द्वारा ही तैयार किया जाता है। सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय निर्णय उनकी देखरेख में लिए जाते हैं। राजा और कैबिनेट के बीच संपर्क। प्रधानमंत्री राजा को मंत्रिमंडल की कार्यवाही और निर्णय की जानकारी देने वाली एकमात्र कड़ी होती है। नियुक्ति और असमानताएं। उच्च अधिकारियों, न्यायाधीशों और चर्च के प्रमुखों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राजा द्वारा की जाती है। निष्कर्ष क्या है इसका? प्रधानमंत्री की स्थिति उनके व्यक्तित्व और संसद में उनके दल के बहुमत पर निर्भर करती है। यदि उनके पास स्पष्ट बहुमत है तो वे अत्यंत शक्तिशाली बन जाते हैं। अगला प्रश्न है 3 का बी। अमेरिकन संविधान नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत पर आधारित विवेचना कीजिए। अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण के साथ नियंत्रण और संतुलन, चेक एंड बैलेंस को अपनाया। कार्यप्रणाली कैसी है इसकी? कार्यपालिका पर नियंत्रण। राष्ट्रपति कार्यपालिका शासन चलाते हैं, लेकिन कांग्रेस विधायिका उनके द्वारा दी गई संधियों और नियुक्तियों को अस्वीकार कर सकते हैं। कांग्रेस के पास राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की शक्ति भी है। विधायिका पर नियंत्रण। कांग्रेस कानून बनाती है, लेकिन राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्तियां होती हैं, जिसके द्वारा वे किसी विधेयक को रोक सकते हैं। वहीं न्यायपालिका कांग्रेस द्वारा बनाए गए किसी भी असंवैधानिक कानून को रद्द कर सकती है। न्यायपालिका पर नियंत्रण कैसा होता है? तो न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है, लेकिन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीनेट की सहमति से की जाती है। कांग्रेस न्यायाधीशों की संख्या बदल सकती है और उन पर महाभियोग लगा सकती है। इसका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष है इस प्रणाली का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि शासन का कोई भी अंग इतना शक्तिशाली न हो जाए कि वह तानाशाही करने लगे। यह अमेरिकी लोकतंत्र की स्थिरता का मुख्य आधार है।
अगला प्रश्न है 3 का सी। स्विट्जरलैंड की संघीय कार्यपालिका एक बहुल कार्यपालिका की विवेचना कीजिए। स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका, जिसे संघीय परिषद यानी फेडरल काउंसिल कहा जाता है, विश्व की सबसे अनूठी संस्थाओं में से एक है। इसे बहुल कार्यपालिका कहा जाता है क्योंकि इसमें सत्ता की एक व्यक्ति के हाथ में न होकर 7 सदस्यों की एक परिषद में निहित होती है। विशेषताएं क्या है इसकी? 7 समान सदस्य। परिषद में 7 सदस्य होते हैं जिन्हें संघीय संसद द्वारा चुना जाता है। इन सभी सदस्यों की शक्ति और दर्जा बिल्कुल समान होता है। निर्णय प्रक्रिया, सभी महत्वपूर्ण निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। कोई भी एक सदस्य अकेले पूरे देश के लिए निर्णय नहीं ले सकता। अध्यक्ष की भूमिका, परिषद का एक अध्यक्ष होता है जिसे स्विस राष्ट्रपति कहा जाता है, लेकिन वह केवल औपचारिक प्रमुख होता है। उसका कार्यकाल केवल 1 वर्ष का होता है और उसके पास अन्य सदस्यों से अधिक शक्ति नहीं होती। स्थिरता और दक्षता, यह परिषद न तो भंग होती है और न ही संसद के प्रति उत्तरदायी होने का कारण बार बार गिरती है। यह विशेषज्ञों के एक सीमित समिति की तरह कार्य करती है। इसका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष है स्विस बहुल कार्यपालिका दलीय राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करती है और देश को एक कुशल और स्थिर प्रशासन प्रदान करती है। अगला प्रश्न नंबर 3 का डी। चीन के संविधान की प्रमुख विशेषताएं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो चीन का वर्तमान संविधान 1982 को अपनाया गया था। यह एक समाजवादी राज्य की स्थापना करता है जिसका नेतृत्व साम्यवादी दल CCP के हाथ में है। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं समाजवादी राज्य। संविधान चीन को सर्वहारा वर्ग की तानाशाही वाला एक समाजवादी राज्य घोषित करता है। उत्पादन के संसाधनों पर मुख्य रूप से राज्य का नियंत्रण है। साम्यवादी दल का एकाधिकार, यद्यपि संविधान में कई अंगों का वर्णन है, लेकिन वास्तविक शक्तियां चीनी साम्यवादी दल के पास हैं। दल का निर्णय ही सर्वोपरि होता है। लोकतांत्रिक केंद्रवाद, यह चीन के शासन का व्यवस्था का मूल आधार है। इसका अर्थ है कि निचले अंग उच्च अंगों के निर्णय को मानने के लिए बाध्य हैं और अंतिम निर्णय के लिए निर्णय में ही लिए जाते हैं। एकात्मक शासन, चीन में सारी शक्तियां केंद्र सरकार और बीजिंग में निहित हैं। प्रांतों को केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए शक्तियां दी गई हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगली विशेषता है नागरिकों के अधिकार व कर्तव्य। संविधान नागरिकों को भाषण, सभा और धर्म की स्वतंत्रता को तो देता है, लेकिन ये अधिकार राज्य के हितों और समाजवादी व्यवस्था के विरुद्ध प्रयोग नहीं किए जा सकता है। निष्कर्ष क्या है? चीनी संविधान लोकतांत्रिक शब्दावली का प्रयोग करता है, लेकिन व्यवहार में यह एक पार्टी के कठोर नियंत्रण और समाजवादी विचारधारा का ढांचा मात्र है। अगला प्रश्न है 1। भूमंडलीय गांव, ग्लोबल विलेज शब्द का आविष्कार किसने किया? तो ग्लोबल विलेज का शब्द का आविष्कार प्रसिद्ध कनाडाई दार्शनिक मार्श मैकलुहान ने 1960 के दशक की शुरुआत में किया था। उन्हें बताया कि कैसे आधुनिक संचार तकनीकें, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने पूरी दुनिया को एक छोटे से गांव की तरह आपस में जोड़ दिया है। गुन्नार मेंडल ने किन देशों को कोमल राज्य यानी सॉफ्ट स्टेट कहा? तो किस देशों को कहा? गुरनार मेंडल ने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में दक्षिण एशियाई देश, विशेषकर भारत और उसके पड़ोसी देशों के लिए कोमल राज्य शब्द का प्रयोग किया। इसका अर्थ है वे देश जहां सामाजिक अनुशासन की कमी है और कानूनों को सख्ती से लागू नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 3 है किस देश को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जननी कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को आधुनिक प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जननी और घर कहा जाता है। हालांकि प्राचीन काल में एथेंस
यूनान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र था, लेकिन वर्तमान में स्विट्जरलैंड एकमात्र ऐसा देश है जहां जनमत संग्रह और आरंभक जैसे उपकरणों के माध्यम से जनता शासन में सीधे भाग लेती है। प्रश्न नंबर 4 है, समाजवाद से अभिप्राय आय की समानता से अतिरिक्त कुछ भी नहीं। यह शब्द किसके हैं? यह प्रसिद्ध कथन बर्नार्ड शो जियोर्ज बर्नार्ड शो का है। उनका मानना था कि समाजवाद का मुख्य लक्ष्य समाज में धन का समान वितरण करना और आर्थिक विषमता को पूरी तरह से समाप्त करना। पाँच है प्रश्न नंबर 5, मैग्ना कार्टा कब लागू किया जाता है? मैग्ना कार्टा 15 जून 1215 को इंग्लैंड में लागू हुआ था। इसे राजा जॉन द्वारा सामंतों के दबाव में स्वीकार किया गया था। यह ऐतिहासिक दस्तावेज नागरिकों के अधिकार और कानून की सर्वोच्चता की दिशा में पहल बड़ा कदम माना जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव एक जटिल और अप्रत्यक्ष प्रक्रिया है जिसे इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से पूरा किया जाता है। प्रत्याशियों का चयन राजनीतिक दल पहले प्राथमिक और कॉकस के माध्यम से अपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार चुने जाते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज का चुनाव जनता सीधे राष्ट्रपति को वोट नहीं देती, बल्कि वे अपने राज्य में निर्वाचकों को चुनती है। कुल 538 निर्वाचक होते हैं। विजेता की घोषणा जिस उम्मीदवार को 272 या उससे अधिक निर्वाचक मत मिलते हैं वह विजयी घोषित किया जाता है। यदि किसी को स्पष्ट बहुमत ना मिले तो निर्णय इसके लिए 270 है। यह हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स शपथ ग्रहण द्वारा लिया जाता है। शपथ ग्रहण विजयी प्रत्याशी 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, राजा किंग्स और राजमुकुट क्राउन के मध्य अंतर बताइए। तो ये रिपीट क्वेश्चन हो गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे अब पीछे देख लेना, पीछे मैंने पढ़ा दिया है। चीन के साम्यवादी दल सीसीपी की संगठनात्मक संरचना का वर्णन कीजिए। चीनी साम्यवादी दल सीसीपी की संरचना लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत पर आधारित है, जो ऊपर से नीचे की ओर एक पिरामिड की तरह कार्य करती है। राष्ट्रीय दल कांग्रेस यह दल का सर्वोच्च अंग है, जिसकी बैठक हर 5 वर्ष में होती है। केंद्रीय समिति कांग्रेस द्वारा चुनी गई यह समिति दल की महत्वपूर्ण नीतियों पर चर्चा करती है। पॉलिट ब्यूरो और स्थायी समिति वास्तविक शक्तियां पॉलिट ब्यूरो के पास होती हैं और उसके भीतर की स्थायी समिति चीन का सबसे शक्तिशाली निर्णय लेने वाला निकाय है। अगला है महासचिव क्या? दल का महासचिव पार्टी का सर्वोच्च नेता होता है और आमतौर पर वही देश का राष्ट्रपति भी होता है। निचले स्तर की इकाइयां गांव, कारखानों और मोहल्लों में दल की छोटी इकाइयां सेल्स काम करती हैं, जो जनता पर नियंत्रण बनाए रखती हैं। प्रश्न नंबर 9 है, समाजवाद क्या है? इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। समाजवाद एक ऐसी राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा है जो उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व या नियंत्रण पर जोर देती है। यह पूंजीवाद के विकल्पों के रूप में उभरा, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में आर्थिक समानता स्थापित करना और शोषण को समाप्त करना है। समाजवाद की मुख्य विशेषताएं: निजी संपत्ति का अभाव। समाजवाद निजी संपत्ति के बजाय सार्वजनिक या सामाजिक स्वामित्व का समर्थन करता है, ताकि धन का केंद्रीकरण कुछ हाथों में न हो सके। आर्थिक समानता। इसका प्राथमिक लक्ष्य अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम करना है। समाजवाद प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी कार्य के अनुसार के सिद्धांत पर चलाता है।
सामाजिक न्याय यह समाज के कमजोर वर्ग, श्रमिकों और पिछड़ों के अधिकारों की रक्षा करता है और उन्हें विकास के समान अवसर प्रदान करता है। नियोजन अर्थव्यवस्था समाजवाद में बाजार की शक्तियां मांग और आपूर्ति के बजाय राज्य द्वारा नियोजित आर्थिक विकास पर बल दिया जाता है ताकि संसाधनों का उपयोग जन कल्याण के लिए हो सके। प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग यह पूंजीवाद गला काट प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सामाजिक सहयोग और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है। निष्कर्ष क्या है इसका? संक्षेप में समाजवाद एक न्यायपूर्ण समाज की परिकल्पना है जहां शोषण रहित वातावरण में सभी नागरिकों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो सकें। अगला है प्रश्न नंबर 11, ब्रिटिश शासन में प्रधानमंत्री की भूमिका की विवेचना कीजिए। ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यंत प्रभावशाली और केंद्रीय है। वह न केवल सरकार का प्रमुख है बल्कि देश का वास्तविक शासक भी है। प्रधानमंत्री की भूमिका के प्रमुख बिंदु: मंत्रिमंडल का निर्माता और स्वामी: प्रधानमंत्री अपने दल के वरिष्ठ नेता को चुनकर मंत्रिमंडल का गठन करता है। वह उनके बीच विभागों का बंटवारा करता है और किसी भी समय उन्हें पद से हटा सकता है। मंत्रिमंडल की बैठकों का एजेंडा भी वही तय करता है। संसदीय नेतृत्व: प्रधानमंत्री संसद विशेषकर हाउस ऑफ कॉमन्स का नेता होता है। सरकार की सभी प्रमुख नीतियों और विधेयकों को उनकी देखरेख में ही पेश किया जाता है। उनके पास राजा को संसद भंग करने की सलाह देने की शक्ति भी है। राजा और जनता के बीच की कड़ी: वह राजा को शासन संबंधी पर सभी महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी देता है। साथ ही वह जनता के सामने अपनी सरकार की नीतियों का प्रमुख प्रवक्ता होता है। संकट का सारथी: युद्ध या किसी भी राष्ट्रीय संकट के समय प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व और निर्णय लेने की क्षमता ही देश की दिशा तय करती है। निष्कर्ष: वर्तमान समय में ब्रिटेन में कैबिनेट शासन के स्थान पर प्रधानमंत्री शासन की चर्चा अधिक होती है। उनके असीमित प्रभावों को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 12 है अमेरिकी सीनेट प्रतिनिधि सदन की शक्तियों को तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। अमेरिकी कांग्रेस के दो सदन हैं, प्रतिनिधि सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट। इन दोनों सदनों के बीच शक्तियों का संतुलन अनोखा है। तुलनात्मक विश्लेषण: विधायी शक्तियां कानून निर्माण में दोनों सदन में समान शक्ति रखते हैं। कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक दोनों सदन उसे पारित न कर दें। हालांकि वित्तीय विधेयक केवल प्रतिनिधि सदन में ही पेश किए जा सकते हैं। विशिष्ट शक्तियां: सीनेट श्रेष्ठता: सीनेट को विश्व का सबसे शक्तिशाली उच्च सदन माना जाता है। राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों को सीनेट की पुष्टि की आवश्यकता होती है, जिसमें प्रतिनिधि सदन की कोई भूमिका नहीं है। महाभियोग: प्रतिनिधि सदन राष्ट्रपति या उच्च अधिकारियों पर महाभियोग का आरोप लगाता है, लेकिन उस पर न्यायालय की तरह सुनवाई करने और निर्णय लेने का अधिकार केवल सीनेट के पास होता है। कार्यकाल और संरचना: प्रतिनिधि सदन का कार्यकाल केवल 2 वर्ष है और वह जनता का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि सीनेट एक स्थायी सदन है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और वह राज्यों की समानता का प्रतिनिधित्व करता है। इसका निष्कर्ष क्या है? तो निष्कर्ष: यद्यपि प्रतिनिधि सदन लोकतांत्रिक रूप से अधिक प्रतिनिधि और लोकतांत्रिक प्रशासनिक और विशिष्ट शक्तियों के मामले में सीनेट कहीं अधिक प्रभावशाली है। स्विट्जरलैंड। प्रश्न नंबर 13 है स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कौन कौन से उपकरण हैं, वर्णन कीजिए। डायरेक्ट डेमोक्रेसी: स्विट्जरलैंड अपनी प्रत्यक्ष लोकतंत्र डायरेक्ट डेमोक्रेसी व्यवस्था के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ जनता केवल प्रतिनिधियों को चुनती नहीं बल्कि कानून बनाने में भी सीधी भागीदारी निभाती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रमुख उपकरण क्या हैं? तो लोक निर्णय पहला उपकरण है। वह प्रक्रिया है जिसमें संसद द्वारा पारित कानूनों पर जनता की अंतिम अनुमति ली जाती है। यह 2 प्रकार का होता है, अनिवार्य जो संवैधानिक संशोधनों के लिए जरूरी है और दूसरा है ऐच्छिक जो साधारण कानूनों के लिए जनता की मांग पर कराया जाता है।
आरंभक यदि नागरिक स्वयं कोई कानून बनाना चाहते हैं या संविधान में बदलाव चाहते हैं तो वे आरंभक का उपयोग करते हैं। इसके लिए एक निश्चित संख्या में नागरिकों के हस्ताक्षरों की आवश्यकता होती है, जिसके बाद उस प्रस्ताव पर राष्ट्रव्यापी मतदान कराया जाता है। लैंड्स जी माइंडे यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे पुराना और शुद्ध रूप है। कुछ छोटे स्विस कैंटो राज्यों में जनता वर्ष में एक बार खुले मैदान में एकत्रित होती है और हाथ में उठाकर कानून बनाती है, बजट पास करती है और अधिकारियों का चुनाव करती है। वापस यानी रिकॉल बुलाना। कुछ क्षेत्रों में जनता को यह अधिकार है कि यदि उनका प्रतिनिधि सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा तो वे उसे कार्यकाल समाप्त होने से ही पद से हटा सकते हैं। मतलब अगर कोई उनका प्रतिनिधि कार्यकाल सही से नहीं कर रहा तो उसके पद खत्म होने से पहले ही उसके पद से हटा दिया जाता है। निष्कर्ष क्या है? इसका निष्कर्ष है ये उपकरण स्विस नागरिकों को वास्तविक प्रभु बनाते हैं और सरकार को सदैव जनता के प्रति उत्तरदायी रखते हैं। तो दोस्तों ये था वो सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन जो यूके, स्विट्ज़रलैंड और यूएसए, चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम से बार बार पूछे जाते हैं। आई होप अब आपको इन चारों देश के बीच का अंतर और उनकी खासियत समझ आ गई होगी। याद रखिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स तब ही मिलते हैं जब आप कंपैरिजन टेबल बनाते हैं और आर्टिकल्स का जिक्र करते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस के डिटेल्स हैंड रिटन नोट्स या पीडीएफ चाहिए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर यू एग्ज़ाम्स। जय हिंद।